CTET में EVS पेडागोजी अक्सर सबको कंफ्यूज कर देती है ना? पर आज नहीं। आज के बाद EVS पेडागोजी का एक भी सवाल परेशान नहीं कर पाएगा। ये हमारा वादा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम EVS को इतना आसान बनाने वाले हैं कि EVS खुद ही बोल पड़ेगी, अरे मैं तो बहुत इजी हूँ। सच में आज NCERT का पूरा निचोड़ एक माइंड मैप की तरह दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई EVS आखिर है क्या, फिर समझेंगे इसकी 6 थीम्स को जो NCERT की जान है। बिल्कुल, और उसके बाद देखेंगे कि इसे पढ़ाने के सबसे दमदार तरीके कौन से हैं, बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है, और हाँ, आखिर में वो CTET ट्रैप्स जिनसे हर हाल में बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, EVS आखिर है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग इससे सिर्फ एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण का सब्जेक्ट समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। EVS एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटेड, अरे वाह, ये शब्द तो CTET में बार बार आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग का सीधा सा मतलब है जोड़ कर सीखना। मतलब इसमें हम साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कोई अलग अलग किताबें नहीं। हाँ, ताकि बच्चा दुनिया को टुकड़ों में ना देखे, बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह समझे। जैसे उसे ये तो पता हो कि पानी का फॉर्मूला H2O है, ये हो गया साइंस, पर साथ ही ये भी समझे कि हमारे समाज में पानी को लेकर झगड़े क्यों होते हैं, ये हो गया सोशल स्टडीज। और पानी की कमी से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, ये हो गया एनवायरनमेंट। बिल्कुल, मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। क्लास 3 से 5 तक जब बच्चा EVS की किताब खोलता है ना, तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इन तीनों का एक मजेदार कॉम्बिनेशन पढ़ रहा होता है। इसीलिए तो EVS की किताबों में कभी चींटियों के डिसिप्लिन की कहानी मिलती है, जो कि साइंस है, तो कभी खेजड़ी गांव के लोगों का पेड़ों से लगाव, जो सोशल स्टडीज है, और कभी पानी बचाने की बात, जो एनवायरनमेंट है। सब कुछ एक ही जगह, एक ही कहानी में पिरोया हुआ। कमाल है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और ये CTET का फेवरेट सवाल भी है। अगर EVS इतना ही जरूरी है, तो फिर क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए इसकी अलग से किताब क्यों नहीं है? क्या उन्हें पर्यावरण के बारे में नहीं सिखाया जाता? सिखाया जाता है, बिल्कुल सिखाया जाता है, लेकिन तरीका बहुत ही अनोखा है। NCF 2005 कहता है कि छोटे बच्चों पर किताबों का बोझ कम से कम रखना है। तो होता यह है कि क्लास 1 और 2 में EVS को लैंग्वेज यानी भाषा और मैथ्स यानी गणित की किताबों के जरिए ही पढ़ाया जाता है। अरे हाँ, मतलब जब बच्चा हिंदी की किताब में प से पेड़ और म से मछली पढ़ता है, या फिर मैथ्स में 5 चिड़ियों को गिनता है, तो वो असल में अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में ही तो सीख रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि EVS की क्लास बिना किताब के भी चल रही होती है। अरे भाई, जब टीचर बच्चों से उनके घर, उनके पालतू जानवर या रास्ते में क्या देखा, इन सब पर बात कर रहा होता है, तो वो सब EVS ही तो है। बिल्कुल सही। तो चलो एक क्विक समरी हो जाए। EVS एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट शामिल हैं। और क्लास 1 और 2 में इसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। इसे लैंग्वेज और मैथ्स के जरिए पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। चलिए अब आते हैं EVS के दिल पर, यानी इसकी 6 थीम्स पर। ये 6 थीम्स ही पूरे EVS सिलेबस का ब्लूप्रिंट है, उसका ढांचा है। इनको समझ लिया तो समझो आधे पेडागोजी मुट्ठी में है। एकदम सही। और ये थीम्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बच्चे की अपनी जिंदगी से जुड़ी हैं। चलिए माइंड मैप पर देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। तो ये हैं वो 6 थीम्स: परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और वो चीजें जो हम बनाते और करते हैं। NCERT ने EVS को अलग अलग चैप्टर्स में नहीं बांटा, बल्कि इन 6 थीम्स के आसपास ही पूरी किताब को बुना है। और अगर ध्यान से देखें तो ये सब बच्चे की अपनी दुनिया से ही शुरू हो रहा है। सबसे पहले उसका परिवार और दोस्त, फिर उसका खाना पानी, उसका घर, और फिर धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया यानी यात्रा और चीजें बनाने के बारे में सीखता है। इसे कहते हैं लोकल टू ग्लोबल का प्रिंसिपल। लेकिन एक सवाल है, NCERT ने ऐसा किया क्यों? मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, वो तरीका ज्यादा सीधा नहीं था? इन थीम्स का आखिर फायदा क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है,
और इसका जवाब ही ईवीएस पेडागोजी की आत्मा है। असल में ये बच्चे को एक होलिस्टिक यानी कि एक समग्र समझ देता है, ताकि बच्चा रट्टा न मारे बल्कि अपनी जिंदगी से कनेक्शन बना सके। जब बच्चा फूड थीम पढ़ता है तो वो सिर्फ ये नहीं रटता कि हमें कौन कौन से अनाज खाने चाहिए, वो ये भी सीखता है कि खाना खेत में उगता कैसे है, उसे उगाता कौन है, घर में पकता कैसे है और देश के अलग अलग कोनों में लोग क्या खाते हैं। मतलब लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है, बच्चा अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगता है। तो थीम्स का एक ही मकसद है, रोट लर्निंग को खत्म करना और रियल लाइफ कनेक्शन बनाना। बहुत बढ़िया। तो अब हम समझ चुके हैं कि ईवीएस क्या है और उसकी थीम्स क्या हैं। तो अब बात करते हैं इसे पढ़ाने के तरीकों की, और ये हैं ईवीएस के सुपर वेपन्स, वो तरीके जो क्लासरूम में जान डाल देते हैं। बिल्कुल, और ये सभी तरीके चाइल्ड सेंटर्ड हैं, मतलब बच्चा इनमें एक्टिव रहता है और टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। यहाँ टीचर का काम ज्ञान ठूसना नहीं बल्कि सीखने का एक मजेदार माहौल बनाना है। ये देखिए कुछ सबसे पावरफुल मेथड्स: फील्ड ट्रिप, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। याद रखिए, ईवीएस को कभी भी लेक्चर देकर या परिभाषाएं रटाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। बिल्कुल सही कहा। ईवीएस की क्लासरूम सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया ही उसकी क्लासरूम है। इनमें से एक मेथड है फील्ड ट्रिप, जिस पर सीटेट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। चलो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फील्ड ट्रिप का मतलब बच्चों को वाटर पार्क या मॉल घुमाने ले जाना नहीं है, वो तो एक टूर होता है जिसका मकसद सिर्फ मजे करना है। जबकि फील्ड ट्रिप एक पर्पसफुल लर्निंग वॉक है, मतलब सीखने की एक सैर जिसका एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बच्चों को पौधे वाली थीम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें स्कूल के पास वाले पार्क में ले जाना एक फील्ड ट्रिप है। वहां बच्चे असली पौधों को देखेंगे, उन्हें छुएंगे, उनकी पत्तियों को ऑब्जर्व करेंगे और सवाल पूछेंगे। एकदम। सीटेट के ऑप्शन में अगर दूर का दौरा या भ्रमण जैसा कुछ भी दिखे तो वो जवाब गलत है। सही फील्ड ट्रिप आपके आस पड़ोस में ही होता है, जैसे पास का कोई पार्क, एक पोस्ट ऑफिस या फिर किसी कुम्हार का घर। बिल्कुल, इसका मकसद ही बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना है, ताकि वो देखकर, छूकर और सवाल पूछकर सीखें। तो इन सुपर वेपन्स का क्विक समरी ये है कि ईवीएस में करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है, लेक्चर पर नहीं। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया कि ईवीएस क्या है, उसकी थीम्स क्या हैं और उसे पढ़ाना कैसे है। अब बारी आती है ये जानने की कि बच्चे ने कितना सीखा है, यानी असेसमेंट की। पर ईवीएस में असेसमेंट का मतलब बच्चों पर फेल पास का ठप्पा लगाना या उन्हें कोई रैंक देना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? ईवीएस में असेसमेंट का असली मकसद बच्चे की लर्निंग को और बेहतर बनाना है, उसकी कमियों को पहचान कर उसे सुधारने में मदद करना है। ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अच्छा, तो अगर हमें बच्चों को मार्क्स और रैंक के बिना असेस करना है तो इसके लिए कोई खास टूल भी तो होगा। जरा सोचिए, ईवीएस में असेसमेंट का सबसे पावरफुल टूल कौन सा हो सकता है? ऐसा टूल जो बच्चे की पूरी ग्रोथ दिखाए, ना कि सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस। ये सीटीईटी का एक और बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब बच्चे की पूरी लर्निंग जर्नी को एक ही जगह कैप्चर कर लेता है। और जवाब है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल होती है जिसमें एक तय समय के दौरान, मान लीजिए 1 साल में, बच्चे के हर तरह के काम का कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की ड्राइंग्स, वर्कशीट्स, ग्रुप एक्टिविटीज की फोटोज, टीचर के नोट्स, सब कुछ शामिल होता है। ये बच्चे की प्रोग्रेस का एक आईना है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने समय के साथ कितनी तरक्की की है, उसे कहाँ मदद की जरूरत है और कहाँ वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये एक 360 डिग्री व्यू देता है। तो ईवीएस में असेसमेंट हमेशा फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक होना चाहिए, जो पढ़ाने के दौरान ही चलता रहे, न कि साल के आखिर में होने वाले एग्जाम की तरह। इसका फोकस अंकों पर नहीं बल्कि बच्चे की प्रगति पर होता है। और एक बहुत ही खास बात, इसमें हम कम्युनिटी रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पौधे थीम पढ़ाते समय हम स्कूल के माली काका को क्लास में बुलाकर बच्चों से बात करवा सकते हैं और फिर ये असेस कर सकते हैं कि बच्चों ने उनसे क्या क्या सवाल पूछे और क्या सीखा। यहाँ माली काका एक लर्निंग रिसोर्स है।
अब हम आ गए हैं अपने डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, NCF 2005 के उद्देश्य। आप इसे EVS पेडागॉजी का दिल या उसकी आत्मा कह सकते हैं। सीटेट का शायद ही कोई पेपर हो जिसमें NCF 2005 से सवाल न आए। बिल्कुल, NCF 2005 हमें ये बताता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कैसे और क्यों पढ़ाना है। इसका मूल मंत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के सीखना। NCF 2005 के ये 4 स्तंभ हमेशा याद रखिए। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ना, जैसे क्लास में जो सीखा वो बाजार में कैसे काम आएगा। दूसरा, पढ़ाई को रट्टा मारने से आजाद करना। तीसरा, बच्चों को पर्यावरण, जानवरों और अलग अलग तरह के लोगों के प्रति सेंसिटिव यानी संवेदनशील बनाना। और चौथा, जो हम बार बार कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। अगर कोई भी ऑप्शन इन सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है तो वो सीटेट में आपका जवाब कभी नहीं हो सकता। चलिए, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए। अब समय है उन कॉमन ट्रैप्स को समझने का जिनमें सीटेट एस्पिरेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, लेकिन सिर्फ सही गलत नहीं बल्कि क्यों के साथ। बिल्कुल, तैयार हो जाइए। आपको बस पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स को पहचानना है और हम बताएंगे कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है। सवाल नंबर 1, EVS सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? परिभाषाएं याद करवाना या कोई एक्टिविटी करने देना? जाहिर है एक्टिविटी करवाना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि NCF 2005 रटने की प्रणाली को खत्म करने की बात करता है। सवाल नंबर 2, बच्चों के आकलन के लिए क्या बेहतर है? पोर्टफोलियो या ईयरली एग्जाम के मार्क्स एंड रैंक्स? पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो बच्चे की पूरी यात्रा को दिखाता है, जबकि अंक और रैंक सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस पर आधारित होते हैं और बच्चों में गलत कंपटीशन पैदा करते हैं। सवाल नंबर 3, शेल्टर थीम पढ़ाने के लिए बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए? पास में बन रहे किसी मकान को दिखाने या दूसरे शहर के किसी मशहूर किले को दिखाने? पास में बन रहे मकान को, क्योंकि EVS बच्चे के तत्काल पर्यावरण से शुरू होती है। एक लोकल फील्ड ट्रिप ज्यादा रिलेवेंट और मीनिंगफुल होता है। और आखिरी सवाल, क्लास में टीचर कहता है कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां ड्राइंग में। ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लैंगिक रूढ़िवादिता है, जो कि बिल्कुल गलत है। EVS हमें हर तरह के भेदभाव से बचना सिखाती है। तो दोस्तों, अगर पूरी EVS पेडागॉजी को एक लाइन में समझना हो तो वो है ये इक्वेशन। EVS मतलब एक्टिविटी यानी गतिविधियां, प्लस लाइफ यानी बच्चे का वास्तविक जीवन, प्लस चाइल्ड यानी सब कुछ बच्चे को केंद्र में रखकर। एक्टिविटी प्लस लाइफ प्लस चाइल्ड, बस यही EVS का सार है। तो आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि अगर सीटेट क्लियर करना है तो EVS को रटना नहीं है, उसे फील करना है, अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पेडागॉजी के सवाल आपको सबसे आसान लगेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से EVS पेडागॉजी को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि EVS से ही सिलेक्शन पक्का होगा। जल्द ही मिलेंगे एक और जरूरी विषय को आसान बनाते हुए।